तो दोस्तों आज का अपना जो पोर्शन लास्ट बचा हुआ था सर्किल का या वृत्त बोल सकते हो, ठीक है। उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं देखिए, क्वेश्चन से ही करते हैं बात। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, दो संकेंद्रीय वृत्तों दो संकेंद्रीय वृत्तों अच्छा से बने पथ का क्षेत्रफल 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनकी त्रिज्याओं का योग 12 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये सवाल है आपके सामने, दो देखे जवाब। वीडियो क्लियर आ रहा ना एकदम? नरेश मेहता, क्या हुआ, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? नरेश कुछ बोल रहा है भाई? नरेश कमेंट कर देगे भाई, तेरी आवाज तो मेरे पास आ नहीं रही, देख। है आप वाले में आ रहा है कि इधर से आ रहा है? दोबारा ज्वाइन कर लो। थोड़ा भद्दा सा दिख रहा है यार, भद्दा सा तो नहीं दिखना चाहिए। नहीं, उसको नरेश को दिख रहा है। आप बताइए, देखें। अब सही आ रही नहीं कोई? हाँ, लो में ही है। भाई दिखना है। और क्या भाई, वही है, देखो। आपके नेट को बचाना है तो इस तरीके से देख सकते हो आप, है ना। क्यों? सबके ही बचेगा ये तो ना। चलिए दोस्तों, आपको क्लियर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो मुझे बताएं कि सर दिख ही नहीं, सवाल ही नहीं दिख रहा हमें। बाकी तो जिनको सवाल दिख रहा है तो फिर आंसर दीजिए भाई।
सुरेंद्र कुमार, आपको सही दिख रहा है क्या भाई? सुरेंद्र मुवाल, आर्मी मैन। चलो, अब देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल बड़ा गजब का है, बढ़िया। नॉन पतंजलि, तो यहां पर इस सवाल को समझते हैं अपन। पहली बात क्या कही, दो संकेंद्रीय वृत्तों से बने पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो संकेंद्रीय वृत्त बनाता हूं यहां पर। एक वृत्त ये है जिसका केंद्र ये है, और इस पे एक वृत्त दूसरा बन गया ये, और ये संकेंद्रीय वृत्त है। इनके द्वारा जो पथ बना हुआ है, तो पथ ये है दोस्तों, ये वाला पथ जो बना रहा, ये चौड़ाई जो है इसके, ये पूरा पथ, इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो आपको पता है, यदि इसकी त्रिज्या में स्मॉल आर मानता हूं और इसकी मानता हूं कैपिटल आर, ठीक है, तो यहां पर हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? क्षेत्रफल बड़े वाले क्षेत्र में, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो काम हो जाएगा। यानी कि यहां पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, माइनस छोटे वाले का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। दूसरी बात, पाई कॉमन आ जाए तो यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बच जाएगा। तो या तो ये कह सकते हो, या फिर इसको भी क्या लिख सकते हो आप, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के तरीके से, a प्लस बी यानी r प्लस आर, और a माइनस बी यानी r माइनस आर, और ये पाई गुणा में रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो, ये भी काम में ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही इस जो पथ बन रहा है इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं। तो समझिए दोस्तों ध्यान से एक बार कि यहां पर यदि अपने को पथ का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करोगे, देखो पाई गुणा आर प्लस आर गुणा आर माइनस आर, ये बनेगा पथ का क्षेत्रफल, जो कि हमें दे रखा है 24 पाई। तो यहां लिख दिया मैंने 24 पाई। ठीक है, अब दोस्तों देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या बचा, r प्लस आर गुणा आर माइनस आर। तो एक बात देखिए आप लोग कि इनकी त्रिज्याओं का योग जो है वो आपको 12 दे रखा है। योग का मतलब r प्लस आर का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और गुणा में r माइनस आर है, और बराबर में 24 है दोस्तों। तो देखिए 12 से आपका 24 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहां पर एक चीज निकल कर आई कि r प्लस आर बराबर तो है 12, और r माइनस आर बराबर कितना है, 2। ठीक है, यदि दोस्तों इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ते हो तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, जोड़ने पर देखो r और r तो कितना आ जाएगा, 2r, ये प्लस का r और माइनस का r कट जाएगा, तो बराबर में 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 2 से आपका 14 घटेगा कितनी बार, 7 बार। यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है। यदि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो सोचो आपकी, यहां यदि मैं 7 रख दूं और यहां r है और बराबर में 12 है, तो 7 में कितना जोड़ूं ताकि 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 जोड़ने पर, इसका मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r का मान तो 5 आ गया और कैपिटल R का मान 7 आ गया। इतनी बात तो शायद सभी लोगों के क्लियर हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर इतने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर पूछा है उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और दोस्तों जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तब फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर यदि आप एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचते हो, देखो जो क्या हो, इस बड़े वाले वृत्त की जीवा हो, देखो ये स्पर्श रेखा है जो छोटे वाले को तो स्पर्श कर रही है एक बिंदु पर, और बड़े वाले वृत्त की क्या बन रही है, जीवा। दोस्तों हमें इसकी लंबाई बतानी है, जैसे नाम दे दूंगा इसको AB। और यदि दोस्तों यहाँ जो केंद्र है O,
इस केंद्र को मैं इससे मिलाऊं डायरेक्ट, तो यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का, पहली बात तो, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है, और इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी बात, यदि मैं इसको इससे मिला दूं तो ये क्या होगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितनी है, 7 है, ये 7 है, ये 5 है, ये वाला मान आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या भाई, बिंदु P मान लो, PB की लंबाई निकाल सकते हो। कैसे भाई, क्योंकि ये 90 के सामने कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर निकाल दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस क्या कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर बीपी का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 घटाओगे तो बचेगा 24, तो बीपी का स्क्वायर बराबर 24 है दोस्तों, तो बीपी का मान क्या आएगा, √24 आ जाएगा। √24 आने का मतलब आप 24 के टुकड़े करो, देखो 2 से कटा 12 बार, फिर 2 का गया 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा, इस 3 का नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो बाहर आ जाएगा, और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा यानी 3 दूना 6, वो क्या रह जाएगा, रूट में, यानी 2√6 किसका मान आ जाएगा, इस बीपी का मान आ जाएगा, इस बीपी का मान, ठीक है। और जितनी बीपी है उतनी कौन होगी, एपी होगी, तो 2√6 भी ये और 2√6 ये, यानी कि पूरी AB का मान क्या हो जाएगा, जीवा की लंबाई हो जाएगी, इसका दुगुना कर दो, 2 गुणा 2√6, तो कितना आ जाएगा, 4√6 आ जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ मैंने जो शॉर्टकट बताया था वो क्या बताया था कि इस जीवा की जो लंबाई होती है ना, वो जीवा की लंबाई ये होती है 2 बार कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 बार रूट कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 49 में से 25 गया 24, जब 24 का रूट निकालते हो तो कितना आ जाता है, 2√6 आ जाता है, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 4√6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भी तरीका आपके पास है और ये तरीका भी आपके पास है, दोनों है, मर्जी आपकी है करना कैसे है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं मैं, इस सवाल में क्या हमें ये करने की जरूरत थी क्या, इतना इतना बड़ा कुछ करने की, त्रिज्या निकालने की कोई जरूरत थी क्या? तो आप कह सकते हो कि जरूरत थी, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों भाई? क्योंकि मुझे ये पता था कि इसकी जो जीवा की लंबाई होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है 2 बार रूट आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ये यदि मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाता है। कैसे भाई? क्योंकि आपको पता है कि संकेंद्रीय वृत्तों से बने पथ का क्षेत्रफल ये होता है पाई गुणा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और बराबर 24 पाई दे रखा है। तो देखो पाई से पाई कट गया और इसका मान डायरेक्ट कितना आ गया, 24, जो कि यहाँ पुट कर दोगे, यानी 2 गुणा √24 कर दोगे, तो देखो 2 गुणा √24 कर दोगे और डायरेक्ट √24 का करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2√6, मतलब कितना आ गया, 4√6 सेंटीमीटर आ गई जीवा की लंबाई। तरीके आपके पास सारे हैं, अब करने वाले आप हो, हेलमेट आपके हाथ में है, सिर पर लगा के चलते हो या फिर हाथ में लगा के या फिर बाइक के शीशे पर, मर्जी आपकी है, सिर आपका है। समझ में आई क्या भाई मेरी बात? मैंने बेसिक फंडा भी क्लियर कर दिया आप लोगों का, और सवाल में किस तरीके से अपने दिमाग को दौड़ा सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, सॉर्ट कैसे कर सकते हो वो भी बता दिया। अब जहां नहीं समझ में आया वो मुझे आप पूछ सकते हो।
किसी की दिक्कत है क्या भाई? नरेश मेहता, आर्ची, विजय, मोनिका, जयप्रकाश, सुनील गोस्वामी, भरत, राजेश, नेहा, कुलदीप चंदेल, सुभाष दोगावा, तरन्नुम शेख, विकास मान, विपिन मेहता, इनमें से किसी के कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यस और नो में जवाब दो भाई। प्रॉब्लम है तो यस, नहीं है तो नो। कोनी सर जी तो फिर आगे चला आप। हाँ जी है भाई। सात था और साथ में कितना जोड़े ताकि 12 बन जाए? तो आपके दिमाग में जो इस आर बड़े आर का मान 7 है तो छोटे का कितना होगा 12 के आधार? 12 तो पहले ही था, 7 भी पहले निकाल लिया हमने। तो स्मॉल आर का मान होना कितना चाहिए वो बताया मैंने। चाहे तो आप पक्षांतरण करके वैसे कर लो, और पक्षांतरण नहीं करते हो तो फिर डायरेक्ट मैंने बता ही दिया आपको। यस और नो? क्लियर है क्या? आप देखिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही पूछे, हमें इस सवाल में ये भी पूछ सकता था कि जैसे बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछी तो वो हमने निकाल दी थी, 7 आ गई थी। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर का मान 5 आ गया था। हमें यदि इस बड़े वाले का व्यास पूछे तो वो निकाल सकते हैं आप। क्यों? व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दुगुना, यानी 7 का दुगुना 14। और यहाँ इसका व्यास पूछे तो कितना हो जाएगा? 5 का दुगुना 10 हो जाएगा। यदि हमें इसकी परिधि पूछे तो परिधि में 2 पाई आर लगा दो, ठीक है। 2 पाई आर की जगह 7 रख दो, ठीक है। और यहाँ परिधि पूछे तो 2 पाई स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर का मान 5 रख दो। तो इस तरीके से आप परिधि भी निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर निकाल सकते हो। आपको यदि पूछे कि बड़े वाले वृत्त और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का या परिधि का या व्यास का, इनका अनुपात पूछे तो अनुपात आप तीनों का निकाल सकते हो। देखो, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 7 है और छोटे वाले की 5 है, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा? 7:5। चाहे त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो भी 7:5 आएगा, परिधियों का अनुपात पूछे तो भी 7:5, व्यासों का अनुपात पूछे तो भी 7:5। लेकिन यदि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, यानी 49:25 आएगा। और ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब दोस्तों, हमने कल त्रिज्य खंड के बारे में और क्या बोलते हैं उसके वृत्तखंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्य खंड और वृत्तखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है ना, तब तक मामला बिगड़ा हुआ ही रहता है, ठीक है। तो आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि कैसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर पहली बात तो यहाँ ऐसा बनेगा, देखो कि यदि आपको कह दे कोई कि 4 समान त्रिज्याओं वाले वृत्त, ये 4 समान त्रिज्याओं के वृत्त बना रहा हूं मैं, जिनको क्या कर दिया दोस्तों? परस्पर सटाकर रख दिया। 4 समान त्रिज्याओं के वृत्तों को परस्पर सटाकर रख दिया जाए, तो रखने पर उनके जो बीच का भाग बनता ना, ये इस भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों, ये पटवार 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन था, और उससे पहले भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों।
तो यहां पर इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यदि मैं इनके केंद्रों को मिला दूं, यदि इनके केंद्रों को मैं मिला दूं दोस्तों, तो केंद्रों को मिलाने पर क्या होगा? एक वर्ग का निर्माण होगा जिसकी देखो भुजा कितनी होगी? ये त्रिज्या r है, ये भी r है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। जो वर्ग की भुजा है वो हो जाएगी 2r। और दूसरी बात, इसका वर्ग का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, और यदि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये देखो छोटे छोटे इस तरीके से बन रहे हैं ना, ये यहां कोण 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो बन रहा है ना त्रिज्य खंड या चतुर्थांश बोल सकते हो, एक वृत्त का चौथा भाग होता है ना 90 डिग्री में, ये इसे चतुर्थांश कहते हैं, यानी वृत्त का जितना क्षेत्रफल होता है ना उसका चौथा भाग है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आप देख रहे हो इस ऐसे कितने चतुर्थांश है? देखो 1 2 3 और 4। यदि पूरे वर्ग में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं कहूंगा कि छायांकित भाग का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो क्या करोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 गुणा प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये करोगे आप। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा भाई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है इसकी 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दो माइनस 4 गुणा, अब चतुर्थांश या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। और आपको पता है थीटा का मान जब 90 हो जाए, 90 से कट जाएगा 360 4 बार, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब दिख रहा है? ये माइनस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों देखो एक बार कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, या फिर मैं पाई की जगह एक बार 22/7 कर दूं, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो पहली बात तो दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन नहीं लेते हो तो आप देखो इसके बट्टा में 1 लगा दो, 1 लगाओगे तो 1 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा? 7 आएगा। अब 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 4 से गुणा किया तो 28 आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 का भाग 7 में 1 बार, 1 को 22 से गुणा किया तो 22 आर स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों इतना झमेला क्यों कर रहा हूं? आपको बचाने के लिए, ठीक है, आपका समय बचाने के लिए। अब 28 में से 22 निकालोगे कितना बचेगा? 6 आर स्क्वायर बचेगा, बट्टा में आ जाएगा 7। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपको चार वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान है और उनको परस्पर सटाकर रख दिया जाए तो उनके जो मध्य का क्षेत्रफल है ना यदि वो क्षेत्रफल पूछा जाए तो डायरेक्ट आप इतना ये झमेला आपको नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है दोस्तों। आपको तो डायरेक्ट ये करना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6/7 गुणा जो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है ना उस त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, आपका भला हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा डायरेक्ट। बताओ दोस्तों ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? राजपाल सिंह जी नमस्कार, कैसे हो आप?
बादलों की तरह छा गए सर हैं। ये तो आपका प्यार है रे। राजपाल जी क्या हुआ, स्पीकर ऑन नहीं हुआ क्या? एक देखो ऊपर मैसेज करने का ऑप्शन भी आ रहा है, उस पर क्लिक करो तो आपको कमेंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, और स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो नीचे माइक का ऑप्शन भी मिलेगा, माइक वीडियो सब है। अब दोस्तों जिस तरीके से ये 4 वृत्तों के द्वारा घिरा भाग है ना, उस तरीके से 3 वृत्तों के द्वारा भी घिरा भाग है वो भी बन सकता है। तो समझ लो एक बार, यदि मैं बात करूं कि 3 वृत्त है और इनसे घिरा हुआ यदि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा ना 3 वृत्तों से, तो देखो इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा मैंने, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो आपको यूं कह दिया जाए कि 3 संकेंद्रीय वृत्तों, तीन समान त्रिज्याओं के वृत्तों को परस्पर सटाकर रख दिया जाए तो जो बीच का भाग है ना, बीच का भाग है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। या फिर दूसरी बात ये कह दे कि तीनों को सटाकर रखने पर जो एक त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ये वाली बातें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो एक बात समझना दोस्तों, ये त्रिज्या इसकी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, ये सारी आर आर त्रिज्या के ये त्रिज्य खंड बने हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सोचिए एक बार कि ये भी, ये 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, मतलब ये 2r बन रहा है। तो एक बार गौर फरमाइए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और इस समबाहु त्रिभुज का क्या होता है दोस्तों, यदि आपको इसका परिमाप पूछे तो परिमाप तो क्या होता है, परिमाप होता है 3 गुना भुजा। इसकी ऊंचाई पूछ ले, या माध्यिका की लंबाई पूछ ले, या शीर्षलंब की लंबाई, या कोण अर्धक की लंबाई, इनमें से कोई से भी पूछ ले तो वो होता है √3/2 गुणा भुजा, जो कि मैं बता चुका हूं दोस्तों पहले आपको जब त्रिभुज पढ़ाया था। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से मैंने गहराई से बताया आप लोगों को, ठीक है। और यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बता चुका हूं आपको। अब दोस्तों यदि मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो समबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से किसको माइनस करूंगा, ये 3 बड़े छोटे छोटे, देखो ये वाले 3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं। अब दोस्तों ये पता होना चाहिए कि यहाँ वाला कोण कितना बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब करो इसको, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है इसकी 2r, 2r का स्क्वायर कर दो, माइनस 3 गुणा प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r का स्क्वायर, थीटा की जगह 60 डिग्री बट्टा में 360, काटिए 0 से 0, 6 से कट गया 36 6 बार, और 3 से ये कट गया 2 बार। और यहाँ देखो √3/4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 गुणा r का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बट्टे में 2। अब दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ यदि पाई का आप मान रखते हो कितना, 22/7, 22/7, तो क्या करोगे देखो
ये तो हो गया √3r², √3r², और माइनस हो गया क्या 22, और 2 से कट गया ना 22 11 बार, ये हो गया 11/7r²। तो कहने का मतलब यूं है कि आप या तो इसको ये लिख सकते हो r² तो कॉमन आ जाएगा, और √3 - 11/7 लिख सकते हो, या तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप। और दूसरा तरीका है आपके पास क्या, √3 का मान रख दो, तो √3 का मान होता है 1.732, ये √3 का मान होता है। और जब 11 में 7 का भाग देते हो तो कितना आता है, देखो 7 एकम 7 बचा 4, 4 में भाग जाता नहीं 40, तो 7 पंजो 35, फिर बचा 5 तो 50, यानी 7 संख्या 49, फिर बचा कितना 1 तो 10, 7 एकम 7, यानी 1.571 हो गया। जब आप इसमें से ये निकालोगे, यानी 1.732 में से 1.571 को माइनस करोगे तो 2 में से गया 1, 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, और ये आ गया 1 में से 1 0। तो कहने का मतलब यूं है, यदि इसको पॉइंट में निकालना चाहूं तो यहां पर 0.161 गुणा r का स्क्वायर कर दो, 0.161 गुणा r का स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, ये बीच का जो भाग है ना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों समझ में आई क्या मेरी बात, लास्ट वाली दोनों चीजें क्लियर है क्या, बाकी बीच में कुछ आया या ना आया। हाँ जी, ये देखो लिखा है ना मैंने उधर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो त्रिभुज की भुजा 2r बन रही है ना। हाँ नरेश कुछ बोल रहे हो आप, आवाज नहीं आ रही। हाँ नरेश कुमार, आवाज नहीं आ रही यार तेरी। अच्छा, अब तो दिखाई दे रहा है क्या, नीचे लिखा है √3 - 11/7 गुणा r² बराबर 0.161 गुणा r²। हाँ जी, कौन सा, चलो देखो, देखो यहां पर मैंने ये किया, इसको सरल किया, तो √3/4 तो है ही, और गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और r का स्क्वायर r² हो गया, माइनस ये देखो 60 से ये कट गया था कितनी बार, 6 बार, और ये 3 से 6 कट गया था 2 बार, तो ऊपर बचा पाई r²/2, तो पाई की जगह 22/7 भी लिख सकते हो, तो 22/7 गुणा r² और बट्टा में 2 आ गया। जब इसको देखोगे तो देखो
4 से 4 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो यहां पर आर स्क्वायर दोनों में है, ये तो आ ही गया। और इसमें क्या है, √3 बचा हुआ, माइनस इसमें क्या बचा हुआ, ऊपर 11 नीचे 7, यानी 11/7। और जब आप इसको सरल करोगे ना, सरल करोगे तो कितना आएगा, 0.161 और गुणा में लगा दो r का स्क्वायर। तो या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट अप करो, और अगर रूट में सवाल दे रखा है तो ये वाला काम में लो, ठीक है ना। अब सही है नरेश कुमार? हाँ सुभाष, बिल्कुल बिल्कुल, अभी ले भाई। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, चार समान त्रिज्याओं वाले, समान त्रिज्याओं वाले वृत्तों को परस्पर सटाकर रखने पर, सटाकर रखने पर घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपके सामने। और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन तो ये है कि इसका घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन इसका और बना रहा हूं कि चारों के केंद्रों को मिलाने पर, चारों के केंद्रों को मिलाने पर बने वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, एक सवाल ये है। दूसरा क्वेश्चन है, तीन वृत्तों को परस्पर सटाकर रखने पर उनके मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इनके केंद्रों को मिलाने पर बने समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। ये लो। अरे है का क्वेश्चन दासू?
किस किस को लग रहा है क्वेश्चन दासू वाले हैं? और इन क्वेश्चनों को वैसे करोगे ना, बेसिक बेसिक बेसिक, तो बावड़े हो जाओगे। आग आ रही है सर। अब इन क्वेश्चनों को सटासट चटाचट पटापट करने वाले हैं, देखना आप, और सेकंडों के हिसाब से हैं। पहला कर लिया, शाबाश मेरे लाडले। शाबाश। नहीं, जो विजय जो है, ये फर्स्ट की बात नहीं है, जो पढ़ चुके हैं ना कंपटीशन, उनको भी दासू ही लगेगा, ये रियल है। कुलदीप लग रहा है क्या भाई? क्योंकि अपना तरीका ही दासू है ना भाई। सीकर में श्री राम कोचिंग के स्टूडेंट मेरी एडवांस मैथ्स की क्लास लेने के लिए तरसते थे, ये रियल है, मेरी बड़ाई नहीं कर रहा मैं। दूसरी क्लासें छोड़कर आ जाते थे मेरी क्लास में। नरेश यार, तेरी आज आवाज कैसे नहीं आ रही? तू कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, और सभी की आ रही लेकिन तेरी नहीं आ रही। अब देखो दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है। यदि दोस्तों मैं किसी वृत्त की बात करूं, तो आपको पता है वृत्त के लिए मैंने एक चीज बता रखी है आपको, कि यदि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 हो, त्रिज्या का मान 14 हो, त्रिज्या का मान 21 हो, ठीक है, तो फिर परिधि का मान क्या होगा? दूसरी बात, क्षेत्रफल का मान क्या होगा? ये वाली बातें आपको बताई मैंने। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा, ठीक है। ये वाली बात शुरू में ही बता चुका। ये जिनके समझ में नहीं आए तो मेरी पीछे वाली क्लास देख लेना, सर्किल वाली। इसकी परिधि हो गई कितनी? 44 की डबल हो जाएगी 88, और क्षेत्रफल इसका 4 गुना यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो। इसकी परिधि जो है वो 132 होगी और क्षेत्रफल 1386 होगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब दोस्तों ये बात आपको दिमाग में हमेशा फीड रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो आर्मी की एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स की एग्जाम हो, चाहे आपकी पटवार, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, तो ये डाटा ना आपके दिमाग में फीड रहने चाहिए। कुल मिला के बात ये है। अब दोस्तों यहां पर देखो कि वृत्त की परिधि का मान 88 है, परिधि का मान 88 है, तो बताओ त्रिज्या का मान क्या होगा? 14 नहीं होगा क्या? तो यहां पर जो चारों वृत्त है ना, उनकी त्रिज्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 14 बनेगी। त्रिज्या का मान बन गया डायरेक्ट 14, यानी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कोई ना कोई फॉर्मूला ना कुछ और। त्रिज्या का मान जैसे 14 आया, अब आपको क्या पूछा कि समान त्रिज्याओं के वृत्तों को परस्पर सटाकर रखने पर घिरे भाग का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि चार वृत्तों को ऐसे रखने पर जो घिरा भाग होता है इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या आता है?
6/7 गुणा r का स्क्वायर आता है, जो मैं अभी अभी बताया मैंने, जो गिरा भाग है ना उसका बताया मैंने क्या, 6/7 गुणा r स्क्वायर। तो देखो 6/7 गुणा r का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर कर दो, यानी 14 गुणा 14, 7 से कट जाएगा 14 दो बार, तो 14 गुना 28, और 28 को 6 से गुणा करो, 8 छंग 48, और 2 छंग 12, और 4 कितना 16, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चुटकियों में आ जाएगा दोस्तों, 67 आ जाएगा। दूसरी बात है, चारों के केंद्रों को मिलाने पर बने वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ। तो दोस्तों वर्ग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि वर्ग की बात करता हूं तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है भुजा का स्क्वायर, और यदि इसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण होता है भुजा गुणा √2, यानी a गुणा √2 होता है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है, मैं बता चुका हूं अच्छे से, चतुर्भुज पढ़ाया उस टाइम, वर्ग पढ़ाया उस टाइम, और भी इसकी बहुत गहराई वाली बातें मैं कर चुका हूं। जो मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो पूरी मामला आपके फिट बैठ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो वर्ग बनेगा, देखो इनके केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनेगा, इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो भुजा होगी त्रिज्या की दुगुनी। तो वर्ग की बात करूं तो भुजा का मान आएगा त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या 14 है तो 14 का दुगुना होगा, यानी 28 आएगी। भुजा 28 सेंटीमीटर आ गई। यदि इसके विकर्ण की लंबाई पूछे तो डायरेक्ट भुजा को √2 से गुणा कर दो, यानी 28 √2 क्या आ जाएगा, इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। दोस्तों ये वाली बात अगर आप लोगों के क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से सभी लोग। और कितनी समझ में आई है। वर्ग में क्या बताना है, परिमाप। ये देखो वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, ये होता है आपका वर्ग, ठीक है, और वर्ग का विकर्ण होता है ये। आपको पता है इसकी भुजा ये a है तो ये भी a होगी, ठीक है, और ये कोण 90 का है, और 90 के सामने की भुजा जो होती है ना उसको ही कहते हैं अपन विकर्ण, ठीक है। अब 90 के सामने की भुजा विकर्ण या कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, कितना स्क्वायर हो गया, 2 बार एक का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये तो विकर्ण का स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमें तो विकर्ण चाहिए, तो स्क्वायर हटा दो, क्या लग जाएगा, इसके रूट लग जाएगा। रूट लगेगा तो देखो रूट दो हो जाएगा, और ए स्क्वायर का रूट करोगे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी √2 गुणा ए आ जाएगा। क्लियर है मामला। विकास, आज ये विक्रम सिंह जी नहीं जुड़े हैं क्या क्लास में। ये उधर टेलीग्राम पे घूम रहे हैं, क्लास से कोई मतलब ही नहीं। हाँ जी, ये तो फॉर्मूला बताया था ना अभी भी निकाल के मैंने, 6/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। अब 7 से आपका 14 कट जाएगा दो बार, तो 6 को और 2 को और 14 को गुणा करोगे तो 168 आ जाएगा। मतलब इसमें कौन सी बात समझ में नहीं है कि एक तो ये समझ में नहीं आया कि 6/7 गुणा आर स्क्वायर कैसे आया, या फिर कुछ और समझ में नहीं आया। ये कैसे आया, तो ये तो अभी निकाल के बताया, क्लास में लेट जुड़े थे क्या आप। जब मैंने ये निकाला था उस टाइम क्लास में नहीं थे क्या आप।
अरे काय का दूसरा क्वेश्चन, मैं तो ये बता रहा था कि जो इससे पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझा है दोनों सवालों का मैंने। है, बस यही तो बताना था। इसमें छह बट गिरा हुआ भाग है, उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट बताना आपको, 6/7 गुणा आर का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर कर दो, यानी 14 गुणा 14 कर दो, बस फॉर्मूले में मान ही तो रखना है। आ गया ना? नींद में मत रहो ऐसे भाई, जागते रहो। ऐसे नींद में रहे तो कैसे पार पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लो दोस्तों फटाक से, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो हाँ बी है बेटा, उधर जाओ आप ना, दूध पी लो, आप जाओ। देखो, तीन वृत्तों को परस्पर सटाकर रखने पर उनके मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों तीन वृत्तों को सटाकर यदि घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछे, घिरा भाग, ठीक है, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पहली बात तो वो पता होनी चाहिए। तो पहला तो ये होता है √3 - 11/7 गुणा आर का स्क्वायर होता है, या तो ये होता है, और पॉइंटों में दे तो डायरेक्ट ये होता है 0.161 गुणा आर का स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूले मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से भी आ सकता है, तो ऑप्शन में इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। दूसरी बात यह है यहां पर क्या कि इनके केंद्रों को मिलाने पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज होता है ना दोस्तों, उस त्रिभुज का जो क्या क्या, इस त्रिभुज के यदि मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। इसकी यदि मैं किसकी बात करूं, ऊंचाई की बात करूं, या फिर इसकी माध्यिका की बात करूं, या फिर शीर्ष लंब की बात करूं, इनमें से किसी भी कोई सा भी नाम आ जाए, या कोण अर्धक की बात करूं। अब ये होते क्या क्या देखो बता दूं, ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में यदि मैं यहां से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दूं तो ये कहलाएगी माध्यिका। यदि यहाँ पर कोण 90 का बन जाए तो क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। और यदि ये कोण दोनों मतलब ऊपर वाले कोण को बराबर भागों में बांट दे तो कहलाएगा ये कोण का अर्धक, ठीक है। और यहाँ पर यहां से लंब डाला तो ये शीर्ष लंब या ऊंचाई कहलाएगी। और ये सारी की सारी चीजें समबाहु त्रिभुज के अंदर होती है, यानी कि आप समबाहु त्रिभुज में ये खींच दो ना, तो ये यदि मध्य बिंदु पर मिल रहा ना तो 90 का कोण भी बनाएगा, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, शीर्ष लंब भी कहलाएगा, ऊंचाई, माध्यिका, कोणार्धक सब होंगे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ऊंचाई या कुछ भी दे दे तो उसका मान होता है √3/2 गुणा भुजा होता है। किसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। तीसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों आपको दिया हुआ क्या है उसका पता होना चाहिए। तो देखो, इनके केंद्रों को मिलाने पर बने समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। अब माध्यिका की लंबाई ये होती है या फिर ये होती है, तो कहोगे सर ये दोनों ही नहीं होती है, ये होती है माध्यिका की लंबाई, जो कि 5√3 दे रखी, तो बराबर में लिख दो 5√3। देखो √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 चला जाएगा बट्टा वाला गुणा में, तो एक का मान आ जाएगा 5 गुणा 10, यानी एक का मान 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये ए क्या चीज है, देखो एक बार, ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, और यहां पर ये जो था समबाहु त्रिभुज किस आधार पे बना था, तीनों वृत्तों को मिलाने पर बना था, सटाकर रखने पर। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान यदि दोस्तों 10 है, इसका मान यदि 10 है, तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या का मान कितना होगा। त्रिज्या का मान r का मान 5 नहीं होगा क्या,
r का मान होगा 5 और r का मान जैसे ही 5 होगा तो इसमें रख दो, यहां रखोगे ना r का मान 5 रखोगे तो देखो √3 - 11/7 और गुणा 5 का स्क्वायर कर दो जो कि 25 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 25 को आगे भी लगा सकता हूं, यानी 25 √3 - 11/7 इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आएगा। या फिर इसको करो 0.161 गुणा r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा। और 25 से जब गुणा करोगे तो 25 से क्या 25 25 का 150 और 2 152 और 25 से कम 25 और 15 25 और 15 40 ये हो गया। अब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 अंक ये आगे यानी 4.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ रे भाई, मामलो डामाडोल है, क्लियर है। मैंने एक एक चीज बहुत गहराई से बताई है। यदि इसमें क्षेत्रफल दिया होता ना तब आप √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर करते, और यदि इसमें परिमाप दिया होता तो 3 गुणा भुजा के बराबर लिख देते। बाकी तो आप जब समबाहु त्रिभुज मैंने पढ़ा रखा है उसको समझोगे ना तो मामला सिट फिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों के। अब दोस्तों देखो यहां पर अपने को ऐसे कई डायग्राम बनाए हुए मिलेंगे, जैसे मान लो ये दो तो बने थे, अब इस तरीके से मिल जाए, मान लो ये एक वर्ग मिल जाए आपको, ठीक है। आपको मान लो यहां पर इस वर्ग की भुजा मिल जाए कितनी 14 सेंटीमीटर मिल जाए, और आपको पूछ ले कि इस जो ये भाग बचा हुआ है ना ये वाला, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल कैसे बताओगे दोस्तों, आपको पता है ये जो 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है, और यहां जो त्रिज्य खंड बना हुआ है ये पूरा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से किसको माइनस करोगे आप, इसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तब आएगा आपका छायांकित भाग, ठीक है। छायांकित भाग तब आएगा। अब दोस्तों एक बात सोचो, त्रिज्य खंड की क्या होनी चाहिए आपके पास त्रिज्या, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान भी रख दोगे, थीटा का मान भी 90 रख दोगे, यहां से r का मान कहां से रखोगे, तो r दोस्तों देखो यदि मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। और त्रिज्या का मान क्या होगा, देखो एक बार सोचो कि ये वर्ग है और वर्ग में इसको इससे मिला दो तो ये विकर्ण नहीं है क्या, और विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा होता है, यानी √2 गुणा भुजा का मान इसका 14 दे रखा है, तो ये आ गया √2 गुणा 14, या फिर जो r का मान है ना वो क्या आ जाएगा 14√2 आ जाएगा, r का मान 14√2। और इसका तो मामला क्लियर हुआ। अब बात आई वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान 14 दे रखा, 14 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। शायद इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बहुत सारे बनते हैं इस तरीके से डायग्राम, जैसे मान लो ये बन गया, एक ये वर्गाकार बन गया, और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, और एक इस तरीके से बना दिया। अब इस भाग का क्षेत्रफल या फिर बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसमें से किसी का भी क्षेत्रफल पूछ ले तो आप क्या करोगे, आपको कहते इन पत्तियों के अलावा जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे बताओगे एक बात सोचो आप।
यदि इस वर्ग की भुजा आपको मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको यहां पर पूछ ले कि भाई इन जो या तो पूछ ले इन पत्तियों से जो बना क्षेत्रफल है वो बताओ, या फिर जो शेष बच गया ना ये वाला इसका क्षेत्र बताओ, तो कैसे बताओगे आप? सोचो एक बार। यदि दोस्तों मैं इसको इससे मिला दूं बीचों बीच से, और एक गौर फरमाओ थोड़ा सा कि यदि इसको इससे मिलाता हूं तो ये पत्ती इस तरीके से बनती है इसे, और इसको बोलता हूं मैं क्या? वृत्तखंड। क्या बोलता हूं? वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 गुना साइन थीटा, ये होता है। तो देखो r का मान तो यहां से ये हो गया 10, जो इस वर्ग की भुजा है वो इसकी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। r का मान तो 10 आ गया। अब थीटा का मान वर्ग है तो थीटा का मान 90 आ गया, ठीक है। और यहां पर साइन थीटा है तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। अब मान रख दो तो ये इस पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा, इतनी आधी का। देखो इतने का यह है अभी तक। आप सोचो कितनी पत्तियां बनी हुई है यहाँ पर, ऐसी ऐसी पत्ती बनी है। एक तो ये बन गई, दूसरी ये बन गई, और तीसरी ये बनी है, और चौथी ये बनी है, ठीक है। तो यहां पर आपको इन चारों पत्तियों का 4 पत्ती बनी है तो 4 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे ना, तब जाके इसका ये बनेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ये भाग कॉमन है तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां पर, क्योंकि यहां इसका कोई अलग से अपने पास फॉर्मूला नहीं है ये वाले पोर्शन का, इसलिए कहां से माइनस करोगे? तो क्वेश्चन जो बनेगा ना वो एक ये बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से ये बनेगी पत्ती, तो इन दोनों का निकाल दोगे आप, ठीक है। 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकाल के और इसका दुगुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पूरी पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा। और शेष भाग का पूछे तो वर्ग में से इन दोनों का माइनस कर दो। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? तो बस इस तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बस। वो त्रिभुज में बन सकता है, तो मैंने त्रिभुज आपको पढ़ा रखा है, आयत पढ़ा रखा है, वर्ग पढ़ा रखा, समचतुर्भुज पढ़ा रखा, समांतर चतुर्भुज पढ़ा रखा, समलंब चतुर्भुज पढ़ा रखा। अब उन पे डिपेंड है किसी को भी करे। क्यों भाई, सही है ना? अब हाँ, डायग्राम दिमाग में बैठ गया तो फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, जाएंगे कहां? अब एक बात सोचो, आप कुछ भी कह दे आपको, आपको ये कह दिया मान लो कि एक आयत है, ठीक है, और इस आयत की आपको लंबाई दे दी मान लो कितनी? 20 दे दी, या फिर लंबाई दे दी आपको मान लो 24 और चौड़ाई दे दी 7, ठीक है। और आपको कह दिया जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण है, इसको आधार मानकर या व्यास मानकर बने वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब अपन तो बावड़े हो जाए यार, ऐसा सवाल कैसे होगा? तो सोचो दोस्तों, ये 7 है, ये 24 है, तो विकर्ण कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ये 25 क्या है? इस वृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या 25 की आधी नहीं हो जाएगी क्या? और जिस वृत्त की त्रिज्या आ गई उसका चाहे अपने को क्षेत्रफल पूछे, चाहे परिमाप पूछे, चाहे परिधि पूछे, चाहे व्यास पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता सकते हो नहीं बता सकते? बताओ। अरे बता सकते हो ना भाई? यानी कोई भी सवाल कैसे भी रिलेट करे, आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और बताऊं, यहाँ आज क्लास बहुत लंबी चली गई लेकिन कोई बात नहीं, आपके मामला तो क्लियर होना चाहिए ना। एक चीज इस तरीके से बनती है, बाकी कल से अपन 3D स्टार्ट करेंगे। इसमें एक चीज ये होती है कि कोई भी आकृति हो, जैसे आपको कहते हैं कि एक आयताकार सॉरी एक तार है, एक तार को किस रूप में मोड़ा गया है? एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। एक तार है, ये देखो तार है ना, इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। और यदि इस वर्ग का परिमाप दे दे आपको कितना? परिमाप दे दे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका परिमाप आपको 28 सेंटीमीटर दे दिया, और आपको कहे
कि यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, इस तार को किस रूप में, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए। परिमाप की जगह मैं यहां पर इसकी भुजा दे देता हूं, वर्ग की भुजा या विकर्ण का मान देता हूं। विकर्ण का मान दे दिया जैसे 14√2, विकर्ण का मान इसका 14√2 दे दिया। और आपको कह दिया एक तार पहले वर्ग के रूप में मोड़ा गया था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक वृत्त में या आयत में या कोई भी आकृति में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या इसका परिमाप क्या होगा, या इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका व्यास क्या होगा, कुछ भी। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई तार जिसे कोई भी आकृति में मोड़ा जाता है, तो ये आपको पता है ये बाउंड्री तो है तार से बनी हुई, ये भी एक बाउंड्री है। तो हमेशा इसका परिमाप और इसका परिमाप, यानी जो आकृति है उन दोनों का परिमाप को आपको बराबर करना है। इसमें हमेशा किसको बराबर करना है, परिमाप को ही बराबर करना है। परिमाप को बराबर करोगे तो आपको पता है इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और इसका परिमाप यानी परिधि होती है 2πr। तो यहां से भुजा का मान जैसे रखोगे, आपको पता विकर्ण क्या होता है भाई, √2 गुना भुजा होता है, और बराबर में 14√2, तो √2 से √2 कट गया, a का मान कितना आ गया, 14 आ गया। जैसे यहां 14 रखोगे आप, तो आपको r का मान मिल जाएगा। क्यों, 2 गुना ये 22/7 करोगे गुना r है, ठीक है, इसको हल करोगे तो ये इधर आ जाएंगे और r का मान आपको मिल जाएगा। जैसे r का मान मिल गया, r का मान मिलते ही इसका परिमाप, क्षेत्रफल कुछ भी आप निकाल सकते हो। अरे मेरी बात समझ में आई क्या मेरे लाडलो, सभी के आ गई क्या? हाँ भाई, यहां पर एक में वर्ग का आपको क्वेश्चन दूं यदि, देखो एक क्वेश्चन ले लो आप। क्वेश्चन ये है, एक वर्ग, सॉरी, एक तार को वर्ग के रूप में डाला गया है, यदि इसे वृत्त में मोड़ा जाए या वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 22√2 सेंटीमीटर है। ये सवाल आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आयत भी हो सकता है, आयत में भी बना दूंगा। अभी देखो इसको समझो आप, है ना, इसको समझोगे तो देखो एक तार है, वर्ग के रूप में मोड़ा गया था, वर्ग है जिसका विकर्ण दे रखा, आपको विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 22√2। अब विकर्ण का मान जैसे ही 22 दिया, आपको विकर्ण का मान 22√2 दिया है, तो आपको पता है भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा का मान 22 आ जाएगा। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, क्योंकि √2, भाई √2 गुणा भुजा ही तो होती है, तो भुजा का मान 22 हो जाएगा। तो बताओ इसका जो, इसको यदि वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आपको पता है इसकी भुजा 22 है, तो इसकी परिधि क्या होगी या परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप हो जाएगा 22 का 4 गुना, यानी 22 चौका 88, 88 आ जाएगा। और इसकी परिधि क्या होती है, 2πr होती है।
तो 2 पाई आर बराबर 88 रख देना। और आपको तो ध्यान होना चाहिए रे बावड़ो कि जब परिधि 44 होती है तो त्रिज्या 7 होती है, या त्रिज्या 7 होने पर परिधि 44 होती है और त्रिज्या 14 होती है, तब परिधि क्या होती है 88 होती है। तो त्रिज्या का मान डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। या फिर आप नहीं मानते हो तो मैं इसको सरल करके भी बता देता हूं, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88। तो देखो 22 से कट गया 88, 22 चौका 88, 2 से 4 कट गया 2 बार, ये 7 चला जाएगा गुणा में, तो आर का मान 7 गुणा 14 आ जाएगा। जैसे ही आर का मान 14 आ गया, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा वही वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर कर दो यानी 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14, 7 से 14 कट गया 2 बार, तो 22 गुणा 44, और 44 को 14 से गुणा करोगे 14 चौका 56, 56 और ये 61 हो गया, ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि दोस्तों इस वर्ग को किसी आयत के रूप में मोड़ा जाएगा ना, यदि इसको आयत के रूप में मोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस आयत की आपको एक चीज दे रखी होगी। जैसे मान लो इस आयत की लंबाई दे दी आपको, लंबाई दे दी, मान लो इसकी कितनी लंबाई दे दी आपको इसकी 30 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है, इसकी लंबाई दे दी और आपको कह दिया कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको तो बोला आयत का परिमाप और इसका परिमाप बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 30, चौड़ाई का पता नहीं, और बराबर इसका परिमाप कितना है 88 है, इसका परिमाप 88 है ही, तो दोनों का परिमाप मैंने बराबर कर दिया। अब 2 से 88 कट गया कितनी बार 44 बार। अब देखो 30 प्लस बी बराबर 44 है, बताओ 30 में कितना जोड़ू रे ताकि 44 आ जाए, 30 और 10 40 और 4 44 यानी 14 जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। जैसे आयत की चौड़ाई आई तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 30 गुणा 14 कर दो, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों क्लियर हुआ क्या मामला? हाँ, कहीं भी जा सकता है, आपको तो सारी चीज भाई, मैंने आपको देखो त्रिभुज अलग से पढ़ाया है ना। अब आपको कह दे कि एक वर्ग का परिमाप वर्ग है उसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो अब त्रिभुज बना। हाँ जी, पूरी में घूम सकता है क्षेत्रमिति में, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त वर्ग कुछ भी, समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में भी घूम सकता है, सोचो आप। मतलब मेरी अगर आप सारी क्लासें जो मैंने ले ली ना क्षेत्रमिति की, उन क्लासों को एक बार आप ढंग से पढ़ लो ना दोस्तों, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घूम जाए, मेरी गारंटी है आप छोड़ोगे नहीं ट्यूशन। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। भाई मेरी क्लासें पूरी किस किस ने ली है शुरू से लेकर, तो आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे तो। और जिनके मान लो थोड़ी बहुत समस्या भी है ना, तो मेरी क्लास रिकॉर्डेड क्लास को उठाकर, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है लेकिन ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन है, मतलब ये है कि रिकॉर्ड भी होती है क्लास, तो रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो आप, ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हो ना, तो आपको ये तरीका नहीं मिलता, आपको वहां पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती है, यानी जिस दिन गुरुजी ने पढ़ा दिया उस दिन का पढ़ लिया, बाकी भूल गए तो भूल गए। लेकिन यहाँ तो दोस्तों हर दिन आपके सामने रहूंगा मैं एक रिकॉर्ड क्लास के रूप में।
और कल 3D स्टार्ट करेंगे, घन घना पढ़ेंगे अच्छे से। रीजनिंग की क्लास करनी है क्या भाई आज? अच्छा अच्छा। हाँ क्वेश्चन डाल दिए ना मैंने आपको, पीडीएफ डाल दी उसमें, मैथ्स की भी डाल दी, रीजनिंग की मैथ्स की दोनों की डाल दी है उसमें। रात को ही डाल दी थी, 10:55 पे कुछ इस तरीके से डाली थी मैंने। और सभी एसएससी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही डाले हैं मैंने, क्योंकि मैं बनाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इसकी बजाय आपको वही डाल दिए ताकि उसमें करने में भी आपको आनंद आएगा, भाई हम आए हुए सवालों को अच्छे से कर रहे हैं। क्लास छोड़ो और रीजनिंग वाली में आओ, थोड़ा सा मैं बचा हुआ पोर्शन है वो करवाऊंगा, उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट, मैथ्स में भी नया और रीजनिंग में भी नया, ठीक है? फटाफट आ जाओ देखे।